आज का मेरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 एप्टीट्यूड में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 को मैं डिस्कस करूंगा। आज सबसे पहली जो हेडिंग मेरे पास नजर आ रही है वो है स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो अगर मैं बेसिक सी आपको डेफिनेशन अगर बताऊं, आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो बेटा। आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर स्केलर आ जाए, मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर स्केलर आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट को आप बोलते हो स्केलर प्रोडक्ट। डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया। आपने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लाई किया, इन विच रिजल्ट बिकम अ स्केलर क्वांटिटी, जिसमें रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो उस प्रोडक्ट को आप बोलोगे स्केलर प्रोडक्ट, या फिर उसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। यानी स्केलर प्रोडक्ट का ही ऑल्टरनेटिव नेम है, जिसको आप बोलते हो बेटा कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं पहले आपको डायग्राम्स की मदद, इसके डायग्राम की मदद से इसका फॉर्मूला बनाना सिखाऊं। लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर, मैंने पहला वेक्टर बनाया जिसका नाम रखा वेक्टर ए, मैंने दूसरा वेक्टर बनाया इसका नाम रखा वेक्टर बी। वेक्टर ए मेरे पास आ गया, वेक्टर बी मेरे पास आ गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी बनाने के बाद मैंने दोनों के दरमियान एंगल को शो किया और एंगल को लिखा मैंने किससे, थीटा से, तो एंगल आपके पास आ गया। अब इसके बाद एक काम किया मैंने, मैंने टॉप पॉइंट से लेकर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। बेटा ये जो नजर आ रही है बात, ये जो मैंने हाईलाइट किया जिसको, ये कहलाता है इसका प्रोजेक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोजेक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्शन क्या है। बेटा प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। अगर आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं ना, तो प्रोजेक्शन के लफ्ज का मतलब है साया। मतलब वेक्टर बी का प्रोजेक्शन मुझे नजर आ रहा है कौन से वेक्टर के ऊपर, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन नजर आ रहा है वेक्टर ए के ऊपर। प्रोजेक्शन मतलब जैसे मैं लेट सपोज मैं ऊपर से अगर एक टॉर्च ओपन करूं, तो वेक्टर बी का जो साया है वो वेक्टर ए के ऊपर बनेगा, और ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अब मैंने पहले पॉइंट के नाम रखे, पॉइंट्स का नाम रखा पॉइंट पी, नीचे वाला पॉइंट हो गया क्यू, सेंटर वाला पॉइंट हो गया ओ। और ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है कहाँ से कहाँ तक, सर ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है, ये प्रोजेक्शन को शो कर रहा है। प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे कैसे, देखो लिखा हुआ है ना बी ए, बी ए का मतलब ये है कि बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए के ऊपर। बी ए को लिखने का तरीका क्या है, बेटा बी ए को लिखने का तरीका ये है कि पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका ये कि बी का प्रोजेक्शन ए पे। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है ये मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया। इसको लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। ओके, आपके सामने लिखा हुआ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यानी बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर, जिसको आपने बी ए लिख के दिखाया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला जरा देखिएगा। इसका फॉर्मूला ये, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, इसको लिखने का तरीका ये होता है, जो पहला वेक्टर नजर आ रहा है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो आपको नजर आ रहा है पहला वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन से। यानी इस चीज को और इस चीज को, दो जो स्टार्स बने हुए नजर आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन होना चाहिए। अब यही डेफिनेशन अब यहाँ लिखी पड़ोगे, जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज द प्रोडक्ट, आपने दो चीजों को मल्टीप्लाई किया, किस किस को मल्टीप्लाई किया जरा देखो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देखो ना आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, और फिर उसने कहा एंड द प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वाले वेक्टर पे। तो मैं जानबूझ के आपको एक एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज आपसे एमसीक्यू में पूछी जाए, आप ये ना बोलो कि हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाई, और आपको वो बात आती हो और आप उसका जवाब दे सको। तो मैंने इसका पहला फॉर्मूला लिख के दिखाया कि ए डॉट बी का फॉर्मूला है मेरे पास, कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी ए। और जब जब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हो तो फॉर्मूला बनता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने हाईलाइट किया है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए डॉट बी का फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, फर्स्ट फॉर्मूला भी याद हो, सेकंड फॉर्मूला भी याद हो, लेकिन जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है वो सेकंड वाला इस्तेमाल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आपके पास डेफिनेशन हो गई, डायग्राम हो गई, फॉर्मूले हो गए। फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगा, डेफिनेशन देखते हैं। अब आपके पास क्या, हमने इसी एग्जांपल नजर आ रही डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी एग्जांपल, चलिए मैं एग्जांपल्स आपको ओवरव्यू कर लूं बेटा। एग्जांपल में पहली एग्जांपल नजर आ रही है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू वर्क, वर्क की डेफिनेशन पढ़ी ना आपने, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, चैप्टर नंबर 7 मैट्रिक फर्स्ट फिजिक्स में पढ़कर आए हो कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पहली एग्जांपल है। और जो वर्क नजर आ रहा है मेरे पास, ये वर्क मेरे पास होता है स्केलर क्वांटिटी, वर्क स्केलर होता है, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर स्केलर हो गया। सेकंड एग्जांपल नजर आ रही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर व्हिच इज द स्केलर क्वांटिटी। देखो पावर का फॉर्मूला होता है ना, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। फिर दोबारा आपने फोर्स और वेलोसिटी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर पावर आया। और पावर भी मेरे पास एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये मेरे पास इसकी एग्जांपल्स हो गई, मैंने एग्जांपल्स आप लोगों से शेयर करी। एग्जांपल शेयर करने के बाद बेटा अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। मैंने लिखा ए डॉट बी ए बी के बराबर होता है अगर एंगल 0 डिग्री हो। लेट्स सपोज मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं। देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था। ए डॉट बी का फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा। अब अगर एंगल की जगह पे 0 रखोगे क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा कॉस 0। बेटा कॉस 0 निकालोगे, कॉस 0 का मतलब होता है आंसर निकालोगे 1 आएगा। और ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास, सॉरी, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ए बी आ जाएगा। तो आपने डायरेक्ट याद किया कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी के अगर एंगल की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 0 डिग्री हो। सेकंड नंबर पे आपके पास लिखा गया है, सेकंड नंबर वाला देखते हैं। बेटा सेकंड नंबर पे लिखा ए डॉट बी 0 के बराबर होता है, यानी एक दफा हो गया ए डॉट बी ए बी के बराबर है, एक दफा लिखा हुआ ए डॉट बी 0 के बराबर होता है। कब 0 के बराबर होता है, अगर एंगल 90 डिग्री हो। तो सेम यही काम करोगे। अब सेम क्या करोगे, मैं इसको हाईलाइट कर दूं। बेटा यहाँ cos 0 नहीं रखोगे, cos 90 रखोगे। cos 90 का आंसर निकालते हो, cos 90 का आंसर होता है 0। और ए बी को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट बी का आंसर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का आंसर हो जाएगा मेरे पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ ए डॉट बी 0 होगा अगर एंगल 90 डिग्री हो। अच्छा 90 डिग्री वाला केस को आप इंपॉर्टेंस दोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। याद रखना अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, अगर वेक्टर कैसे हो, परपेंडिकुलर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। whenever two vectors are perpendicular to each other their dot product always equal to 0। कभी भी आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। अगली एग्जांपल बेटा ए डॉट बी लिखा हुआ है मैंने किसके बराबर, तो आप बोलेंगे यस सर। आपने अगली एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है ए डॉट बी बराबर है किसके, माइनस ए बी के। मैंने एंगल लिख के दिखाया, अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री, तो आप बोलेंगे यस सर। अब ये कॉस हो जाएगा कॉस 180। बेटा कॉस 180 निकालोगे तो आंसर आता है कॉस 180 का -1। और ए बी को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। तो अब आपके पास तीनों प्रॉपर्टीज आ गई। अब पेपर में वहां पे सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट याद करके जाओगे ए डॉट बी किसके बराबर होता है और एंगल की वैल्यू आप क्या रखोगे। इन तीन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद मैं आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आऊंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जरा देखिएगा और जवाब दीजिएगा। मैंने लिख के दिखाया बेटा ए डॉट ए करोगे तो आंसर होगा ए स्क्वायर। जैसे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हो, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स आंसर आता है एक्स स्क्वायर। वैसे ए डॉट ए करोगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली बेटा अगर आप करोगे बी डॉट बी तो आंसर आएगा बी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा। अच्छा ए डॉट बी बराबर होता है मेरे पास किसके, बी डॉट ए के। जैसे आप करते हो ना 2 3 6 करोगे और 3 2 करोगे ये भी 6 आएगा, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। ऐसे ही मैंने भी लिख के दिखाया कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, तो प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपसे एमसीक्यूज में क्या पूछेगा, एमसीक्यू में बोलेगा बताओ स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता, तो आप यकीनन जवाब लगाएंगे करता है यस सर। तो आपके पास करेक्ट जवाब हो जाएगा यस, कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, जल्दी से अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो ए डॉट बी प्लस सी अब मल्टीप्लाई करना है, बारी बारी करके मल्टीप्लाई करोगे। पहले ए को मल्टीप्लाई करोगे बी से तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। फिर आप इस ए को मल्टीप्लाई करोगे सी से तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कौन, ए डॉट सी। आपने अब अपने वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, दोनों को प्रोवाइड किया है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम कहलाता है कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई। अगली प्रॉपर्टी, अगर आपके सामने बेटा इस तरह से दो नंबर्स और दो वेक्टर लिखे हुए हो। नंबर्स कैसे, देखो एक नंबर लिखा हुआ है एन, एक नंबर लिखा हुआ है एन एम, एक है एन एक है एम। अब एन और एम अलग मल्टीप्लाई होंगे और ए और बी अलग मल्टीप्लाई होंगे। इसको ऐसे लिखोगे कि एन और एम को एक जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया और जो ए और बी नजर आ रहे हैं इनको एक जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए डॉट बी। और एन और एम के बारे में लिख के दिखाया कि भाई एम और एन जो है कोई भी नंबर हो सकते हैं, एम एंड एन आर एनी नंबर्स, कोई से भी नंबर हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपसे शेयर करूं इस तरीके से, एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा, मैंने बोला 3a डॉट 2b आंसर क्या होगा,
तो आप बोलेंगे सर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 हो जाएगा 6, और आगे आ जाएगा मेरे पास कौन, ए डॉट बी आ जाएगा। तो मैंने मेंशन करके दिखाया कि 3 2 हो जाएगा 6, और आगे आ जाएगा मेरे पास कौन, ए डॉट बी, यानी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ए और बी को डॉट प्रोडक्ट को आपस में जो वेक्टर्स हैं वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थी मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 8, बेटा कभी भी निकालोगे आई डॉट आई हमेशा बराबर होगा 1 के। आप बोलेंगे सर 1 के बराबर क्यों है, जैसे ए डॉट ए मेरे पास लिखा हुआ नजर आ रहा था, ए डॉट ए बराबर होता है ए स्क्वायर के, वैसे ही बेटा आई डॉट आई बराबर होना चाहिए था आई स्क्वायर के। भाई सवाल है ना, ए डॉट ए बराबर है ए स्क्वायर के, वैसे आई डॉट आई बराबर होना चाहिए था आई स्क्वायर के। बेटा होता तो आई स्क्वायर के बराबर ही है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जो आई है ये आई कहलाता है यूनिट वेक्टर। आई कहलाता है कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो अब आप देखो आई होता तो आई स्क्वायर है, लेकिन ये है मेरे पास यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो अब 1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर 1 बन जाएगा, इसलिए आप आई डॉट आई को बराबर किसके लिखते हो, 1 के बराबर लिखते हो। तो आइंदा से बेटा प्रॉपर्टीज में सारी प्रॉपर्टी मैं आपको एक जगह करके बता रहा हूँ, और आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हर कीमत पे आपको याद करने पड़ेंगी ताकि आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सको। मैंने आपको लिखा है दिखाया आई डॉट आई बराबर है 1 के। मैं आपको लिख के दिखाऊं जे डॉट जे, आप बोलेंगे यस सर जे डॉट जे अगर करेंगे आप तो ये भी आंसर होगा मेरे पास किसके बराबर 1 के डॉट के करोगे ये भी आंसर बराबर आ रहा है किसके, 1 के। तो आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। अच्छा आई डॉट जे किसके बराबर लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर आई डॉट जे हमने बराबर लिखा हुआ है 0 के। देखो आई और जे का मतलब क्या है, ये नजर आ रहा है मुझे आई, ये नजर आ रहा है जे, क्योंकि देखो आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, याद रखना हमेशा आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे का मतलब होता है वाई एक्सिस। अब मैं जो चीज निकालने जा रहा हूँ, जो चीज निकालने जा रहा हूँ, जो चीज फाइंड आउट करने जा रहा हूँ वो है मेरे पास कौन, आई डॉट जे। आई डॉट जे निकालना है, एंगल मेरे पास है कितना डिग्री, 90 डिग्री। आपने ये बात पढ़ी, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाता है। ये लिखा हुआ है ना सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है कि अगर एंगल हो मेरे पास कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो जो ए डॉट बी नजर आ रहा है ये ए डॉट बी मेरे पास बराबर हो जाएगा 0 के। तो इस प्रॉपर्टी को ही मैंने फॉलो किया कि आई डॉट जे है अलग अलग है, एंगल 90 होगा, 90 होता है डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसीलिए आप आई डॉट जे को हमेशा 0 लिखते हो। मैं आपके लिए और आसान करूंगा कि भाई सेम एक जैसे हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 के बराबर आएगा, और अगर अपोजिट वाले का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो हमेशा 0 के बराबर आएगा। जैसे जे डॉट जे 0 है, सॉरी आई डॉट जे 0 है, जे डॉट आई 0 है, आई डॉट के अलग अलग हैं तो 0 है, के डॉट आई है अलग अलग हैं तो 0 है। अगला लिखा हुआ है जे डॉट के ये भी 0 है, और लास्ट वाला लिखा हुआ है के डॉट जे ये भी 0 है, यानी अलग वालों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 होगा, और सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 के बराबर होगा। ये सेम वाले हैं, ये डिफरेंट वाले हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं तमाम लोगों को बातें क्लियर होंगी। स्केलर प्रोडक्ट की जो मैंने आपसे बात करी, स्केलर प्रोडक्ट की बात करने के बाद अब मैं आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आऊंगा, और नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आप वेक्टर्स दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर भी एक वेक्टर आ जाए, रिजल्ट बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम नजर आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट से लिखते हो। ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वहां तक याद है, वहां फॉर्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और जबकि यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अच्छा जबकि साथ में ये यू नजर आ रहा है, यू क्या है जरा पढ़ते हैं। उसने बताया वेयर ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड यू इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि देखो ना आपने मल्टीप्लाई किया है और आंसर एक वेक्टर आ रहा है। अब अगर आंसर वेक्टर आ रहा है तो वेक्टर की तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, तो उसकी डायरेक्शन को शो करता है बेटा ये यू का साइन, ये यू जो साइन नजर आ रहा है ये डायरेक्शन को शो करेगा। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल आप इस्तेमाल करते हो वो है राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल कैसे इस्तेमाल करते हो मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके दरम्यान का एंगल बन रहा है थीटा। आप निकालने जा रहे हो बेटा ए क्रॉस बी, मैं आपको निकालना सिखाऊं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो बेटा अब आप ये लेक्चर सुन रहे हो, आपके सामने लेक्चर आ रहा है। अब आप इस लेक्चर में देखो अपने हाथ को पहले आप रखो वेक्टर ए की तरफ,
मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इस तरीके से रखना कि आपकी जो फिंगर्स हैं ये वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, सीधे हाथ को रखोगे वेक्टर ए के ऊपर, और इस तरीके से रखना कि फिंगर्स जो है वेक्टर ए की डायरेक्शन में जा रही हो। और अब आप इसी हाथ को बंद करोगे वेक्टर बी की तरफ, ए से अपने हाथ को बंद करोगे बी की तरफ, तो ए पे हाथ रख के सीधे हाथ को बंद करोगे बी की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन आपकी आएगी बाहर की तरफ। यानी इसका जो ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा, जो मैंने आंसर दिखाया, वो ए क्रॉस बी का आंसर आ रहा है मेरे पास कैसा, आउट ऑफ द प्लेन, यानी बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ बना नहीं सकते तो मैंने इसको ऊपर की तरफ बना दिया, यानी ये ए क्रॉस बी का आंसर आ रहा था आउट ऑफ द प्लेन, यानी बाहर की तरफ। अब सेम मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बेटा, ए क्रॉस बी के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा बी क्रॉस ए की। अब बी क्रॉस ए निकाल के देखते हैं जरा, बी क्रॉस ए क्या आएगा, तो जरा देखिएगा। बी क्रॉस ए निकालने के लिए बेटा आपने अब अपने हाथ को रखना है वेक्टर बी पे, यानी अपने सीधे हाथ को आप रखोगे वेक्टर बी पे, इस तरीके से रखना कि फिंगर्स बी की डायरेक्शन में आए। अपने सीधे हाथ को ऐसे रखोगे कि वेक्टर बी की तरफ डायरेक्शन, वेक्टर बी की डायरेक्शन में आए, और आप इसको बंद करोगे ए की तरफ। तो जब आप ए की तरफ बंद करने की कोशिश करोगे तो हाथ आपसे बंद ही नहीं होगा। अब आप इस सीधे हाथ को आप इस तरीके से पलट दोगे, मतलब आप अपने हाथ को जब पलटोगे यानी अंगूठा आपका स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा होगा। आप करके देख लो, अपने अपने राइट हैंड को प्लेस करोगे, राइट हैंड को प्लेस करोगे वेक्टर बी की तरफ, वेक्टर बी पे प्लेस करने के बाद इस तरीके से प्लेस करना है कि थंब स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा हो। अब आप वेक्टर ए बी से अपनी फिंगर्स को बंद करोगे वेक्टर ए की तरफ, तो बी पे हाथ रखा बंद करोगे ए की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन आ रही है अंदर की तरफ, और अंदर का मतलब कहलाता है बेटा मेरे पास इन टू द प्लेन। अंदर की तरफ का मतलब बताया इनटू द प्लेन। अब देखो दो तरह की डायरेक्शन आ गई, और इनटू द प्लेन अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते तो मैंने इसको डाउनवर्ड ड्रॉ करके दिखा दिया। तो बेटा ये डायरेक्शन कहला रही है आपके पास ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये जो यू नजर आ रहा है, ये यू वेक्टर जो होता है बेटा, ये यू वेक्टर शो करता है किसको, डायरेक्शन को शो करता है। यू वेक्टर शो करता है डायरेक्शन को। डायरेक्शन के बाद अब मैं अगर आपको सीधा हाथ भी अपना बना के दिखाऊं, ओके लेट्स सपोज आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है। अब इस सीधे हाथ में कौन सी चीज किसको शो करेगा, ये फिंगर्स जो है बेटा ये वेक्टर्स को शो करेगा, और थंब जो है वो रिजल्टेंट को शो करेगा। रिजल्टेंट मतलब ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा है उसको शो करेगा, ए क्रॉस बी है बी क्रॉस है, तो थंब जो है वो रिजल्टेंट को शो करेगा, और जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स शो करती हैं वेक्टर्स को। तो थोड़ा सा मैंने अब आपको आइडिया दे दिया कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी कैसे आता है, बी क्रॉस ए कैसे आता है। तो अगर आपने मैट्रिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है तो थोड़ी बहुत बातें समझ के आपको फिर ये बातें समझ में आना शुरू हो गई होंगी। डायरेक्शन निकालने के बाद अब मैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाऊंगा, जल्दी जल्दी करके इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मुझे नजर आ रही है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। एक क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो दो वेक्टर्स का, और जो आंसर निकालते हो वो टॉर्क आंसर आता है आर क्रॉस एफ, और ये टॉर्क मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल नजर आ रही है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बेटा इसमें भी जो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो ये आपके पास कहलाता है कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जबकि थर्ड एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे शो की हुई है, the product of two vectors of angular acceleration and radius vector r is equal to tangential acceleration। इसका फॉर्मूला होता है a अल्फा क्रॉस r is equal to a, यानी ये अल्फा कहलाती है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी मेरे पास एक वेक्टर है एंगुलर एक्सेलरेशन, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, r मेरे पास पोजीशन वेक्टर है। और जो आंसर आ रहा है बेटा ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4,
और ये भी मेरे पास कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो कुछ वेक्टर क्वांटिटी से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आपसे शेयर किए। तो ये बातें सारी आसान नहीं, सिर्फ आपको एक दफा पढ़ोगे तो आपको एमसीक्यूज के लिए समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ खास याद करने वाली बातें भी नहीं है, सिर्फ इसको एक दफा पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किन बातों की आपसे बात कर रहा है। एग्जाम्पल लेके मैं प्रॉपर्टीज की तरफ आऊंगा। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी देखिएगा। अब प्रॉपर्टी में डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्व तो आपको करना आ गया है। बेटा ए क्रॉस बी यहाँ पे 0 के बराबर होता है अगर एंगल की वैल्यू हो 0 डिग्री। अगला लिखा हुआ है ए क्रॉस बी ए बी के बराबर होता है, ए क्रॉस बी ए बी के बराबर है अगर एंगल कितना डिग्री हो, अगर एंगल हो 90 डिग्री। और थर्ड लिख के दिखाया हुआ है ए क्रॉस बी दोबारा 0 हो जाता है अगर एंगल की वैल्यू कितना डिग्री हो, 180 डिग्री। आप कोई सा भी एक निकाल के देख लो। देखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। अगर मैं 180 वाला यहाँ प्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा ए बी साइन 180। साइन 180 निकालोगे तो 0 आएगा और ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप कोई सा भी निकाल के चेक कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था मैं अगर आपको बताऊं, आपने पढ़ा था ए डॉट ए बराबर किसके था, आप बोलेंगे सर ए डॉट ए बराबर था ए स्क्वायर के। अब मैं अगर लिखूं ए क्रॉस ए तो क्या होगा, बेटा ए क्रॉस ए जैसे ए डॉट ए ए स्क्वायर था, लेकिन ए क्रॉस ए निकालोगे तो वो ए स्क्वायर नहीं होता बल्कि ए क्रॉस ए बराबर होता है मेरे पास किसके, 0 के बराबर होता है। यानी ए क्रॉस ए अगर निकालोगे तो ये जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। क्यों, देखो ए क्रॉस ए अगर आपने निकाला तो दोनों वेक्टर एक जैसे, ए क्रॉस ए अगर आपने निकाला तो दोनों वेक्टर एक जैसे का मतलब सेम वेक्टर्स। और अगर सेम वेक्टर्स होते हैं तो एंगल होता है 0 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर एक जैसे सेम वेक्टर्स तो एंगल होगा मेरे पास कितना डिग्री, एंगल होगा मेरे पास 0 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी आप पढ़ कर आ रहे हो कि अगर एंगल होगा मेरे पास 0 डिग्री तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा 0। अब आपको बेटा बात समझ में आनी चाहिए कि भाई ए क्रॉस ए एक जैसे वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर एक जैसे हैं तो सेम वेक्टर्स हुए, सेम वेक्टर्स होते हैं तो एंगल होता है 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तब आप डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद करोगे, वहां पे इतना एक्सप्लेन नहीं करोगे। जैसे अब उस डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का अपोजिट है, डॉट प्रोडक्ट में वहां पे क्या था, ए डॉट ए बराबर था ए स्क्वायर के, जबकि यहाँ पे बराबर हो जाएगा ए क्रॉस ए 0 के बराबर। तो मैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊं, जरा पढ़िए। ए क्रॉस ए बराबर है किसके, 0 के। ऐसी मैं आपको लिख के दिखाऊं बेटा, बी क्रॉस बी अगर मैं लिखूंगा बी क्रॉस बी तो ये भी बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। ए क्रॉस ए 0 होगा और बी क्रॉस बी ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको लिख के दिखाई, ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के। जैसे वहां पे मेरे पास था ए डॉट बी बराबर था किसके, बी डॉट ए के। लेकिन यहाँ पे मैंने एक फर्क लगाया, फर्क किसका लगाया, यहाँ फर्क किसका आ रहा है, माइनस क्या। यानी ए क्रॉस बी बराबर है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के। माइनस साइन क्यों आया, कोई जवाब मुझे समझाना चाहेगा कैसे ये माइनस साइन आ रहा है। तो माइनस साइन बेटा आने की वजह क्या है, वजह मैं आपको बताऊं। देखो ना अभी आपने थोड़ी देर पहले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाला था, ए क्रॉस बी निकाला था, तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था बेटा आउट ऑफ द प्लेन। एक बाहर की तरफ आ रहा था आउट ऑफ द प्लेन, एक अंदर की तरफ आ रहा था इनटू द प्लेन। यानी ए क्रॉस बी निकाल रही हो और बी क्रॉस ए निकाल रही हो तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, एक अपवर्ड आ रहा है एक डाउनवर्ड आ रहा है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बेटा अपोजिट आ रही है, एक अपवर्ड है एक आउटवर्ड है, डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट आ रही है इसलिए आपने साइन माइनस का लगाया हुआ है कि भाई एक बाहर की तरफ आ रहा है एक अंदर की तरफ आ रहा है, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो आपने लिख के दिखाया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। और अगली जो प्रॉपर्टी नजर आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, फिर वही डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए क्रॉस बी करोगे और साथ में हो जाएगा ए क्रॉस बी, फिर हो जाएगा ए क्रॉस सी। तो आपने ये प्रॉपर्टी लिख के दिखाई कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं बेटा। आगे फिर वही नंबर्स वाली प्रॉपर्टी आ रही है कि आप एन और एम अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो और साथ में वेक्टर्स भी आते हो तो एन और एम को अलग कर लीजिए। और आगे आ जाएगा ए क्रॉस बी, जहाँ पे एन और एम जो है कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, तो आगे लिख के दिखा दिया कि एम एंड एंड आर एनी नंबर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखी बेटा, सॉरी एट प्रॉपर्टी लिखी हुई, आई क्रॉस आई निकालोगे 0 के बराबर होगा। जैसे वहां आपने पढ़ा था आई डॉट आई, बेटा आई डॉट आई बराबर था 1 के, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो वहां वाला भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि आई डॉट आई बराबर होता था 1 के,
लेकिन ये इसका ऑल्टरनेटिव है कि यहाँ आई क्रॉस आई बराबर हो गया किसके, जीरो के, आई क्रॉस आई बराबर होगा जीरो के। ऐसे ही जे क्रॉस जे बराबर होगा जीरो के, और के क्रॉस के बराबर होगा जीरो के, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि भाई सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट यानी एक जैसे अगर होंगे, जैसे ए क्रॉस ए लिखा हुआ है, बी क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा वो जीरो हो जाएगा, यानी सेम वाले का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ऐसे ही आपने लिख के दिखाया आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो और के क्रॉस के जीरो, ये लिखा हुआ प्रॉपर्टी एड मैंने अलग से भी लिख के दिखा दी, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो और के क्रॉस के जीरो। अगली प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं, मैंने लिख के दिखाया आई जे के, और इस प्रॉपर्टी में सर्कल को बेटा क्लॉकवाइज में मूव करा रहा हूँ, यानी मैं जो मूव करा रहा हूँ ये कैसे है, क्लॉकवाइज, आई जे के, मैंने इस तरीके से लिखा आई जे के क्लॉकवाइज मूव कराया। अब मैंने आपके सामने लिखा मुझे चाहिए आई क्रॉस जे, चलो मैं इसको अलग से लिख के दिखाऊं पहले। मैंने लिखा आई क्रॉस जे, देखो आई है जे है, कौन नहीं है सर, के नहीं है, तो आई क्रॉस जे का आंसर हो जाएगा के। आप देखो ना आई क्रॉस जे, आप बिल्कुल सीधा चल के गए आई क्रॉस जे, तो आंसर आ गया के। मैंने लिख के दिखाया प्रॉपर्टी में आई क्रॉस जे बराबर होगा के। लेकिन अब मैंने उल्टा लिखा बेटा, उल्टा क्या लिखा, बल्कि इसको मैं लिख के दिखाऊं, मैंने लिखा जे क्रॉस के। अब आप इधर देखना, जरा नीचे देखना, जे क्रॉस के, देखो जे है के है, कौन नहीं है, आई नहीं है, तो जे क्रॉस के का आंसर कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो जे क्रॉस के का मैंने आंसर बताया आपको बेटा, जे क्रॉस के का आंसर हो जाएगा आई। अगला मैंने लिख के दिखाया आपको, जरा देखिएगा, अगला भी मैं आपको पढ़ाऊं। अच्छा जी, अगला क्या रह रहा है मेरे पास, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई को मैं लिख के दिखाऊं। ये देखो बेटा के क्रॉस आई, के है आई है, कौन नहीं है, जे नहीं है, तो के क्रॉस आई का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब इसके अपोजिट आपको लिख के दिखाऊं, मैंने लिखा बेटा आई क्रॉस जे के बजाय मैंने लिखा जे क्रॉस आई, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, जे क्रॉस आई। जरा गौर से देखना, जे क्रॉस आई, देखो जे से आई, अब आप उल्टा चल के जा रहे हो, जे क्रॉस आई, अब अगर आप उल्टा चल के जा रहे हो तो साइन माइनस का लगा देना, ये सर्कल आपकी हेल्प करेगा। देखो ना, अब आप जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हो, जे से आई जाना है, तो जे से आई आप उल्टा जा रहे हो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास जे क्रॉस आई का आंसर कैसा आ जाएगा, माइनस में। सिमिलरली मैं अब आपको लिख के दिखाता हूँ बेटा, अगला आपसे पूछता हूँ, मैंने आपसे पूछा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बताओ, तो आप बोलेंगे सर के क्रॉस जे, ये देखो के से जे पे, अब आप फिर दोबारा उल्टा आ रहे हो, के से जे की तरफ आ रहे हो, तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में आंसर को मैंने क्या लिख दिया, के क्रॉस जे बराबर हो जाएगा किसके, माइनस आई के बराबर हो जाएगा, तो मैंने लिख के दिखाया माइनस आई। अगला लिख के दिखाऊं मैं अगर आपको बेटा, अगला मेरे पास लिखा हुआ है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के से आई की तरफ फिर दोबारा बेटा के क्रॉस आई है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इसको आई क्रॉस के। अगला मैं आपसे पूछ रहा हूँ आई क्रॉस के, ये देखो आई से के अपोजिट आ रहे हो, तो आई क्रॉस के हो जाएगा आपके पास कौन, माइनस जे हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज आ रही थी मैंने प्रॉपर्टीज आपसे शेयर करी, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी बेटा आप याद रखोगे कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, सेम वाले का तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जीरो होता है, ये सेम वाले का क्रॉस प्रोडक्ट, जबकि ये आपके पास डिफरेंट वाले का क्रॉस प्रोडक्ट है, और डिफरेंट वाले का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप इस सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करते हो। यहाँ पहुंच के आपके जो थ्योरेटिकल पार्ट था चैप्टर का ये कंप्लीट हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। आगे अब मैं आपसे जितनी भी बातें करूंगा वो सारी की सारी न्यूमेरिकल बेस्ड बातें होंगी, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करेंगे, और जो उसके फॉर्मुलेज वगैरह है वो सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात है आप तमाम लोगों को क्लियर होंगी। बेटा इस बात को देखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब आगे एक एमसीक्यू मेरे पास है, उस एमसीक्यू को भी जरा देखते हैं। एमसीक्यू मेरे पास नजर आ रहा है, एमसीक्यू को पढ़ के देखेंगे जरा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसने आपसे कहा व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आपको वेक्टर दे रहा है, एक वेक्टर ए दे रहा है, एक वेक्टर बी दे रहा है, एंगल कैसे निकालेंगे। बेटा एंगल निकालने के लिए आप एक काम करोगे, कभी भी आपको बोले एंगल निकालने का, एंगल निकालने के लिए आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करना। आप क्या चेक करोगे, एंगल निकालने के लिए आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, और डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के आंसर को चेक करोगे। अब आंसर चेक करने के लिए जरा निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, मैंने लिखा ए डॉट बी। बेटा कभी भी अगर आपको अब डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस जे वाला जे से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के वाला के से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा। देखो ए वेक्टर का आई वाला कौन है, ए वेक्टर का आई वाला मुझे नजर आ रहा है 2, और इसका आई वाला नजर आ रहा है 3, तो आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। जे वाला नजर आ रहा है 3 और इसका जे वाला नजर आ रहा है 2, तो आपने 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका के वाला नजर आ रहा है 6 और इसका के वाला नजर आ रहा है -2, तो आपने 6 और -2 को मल्टीप्लाई कर दिया।
यानी तीनों आई वाले और तीनों जे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब आप इनको सॉल्व कर लो बेटा, 2 3 जा करोगे तो आंसर आएगा 6 प्लस आ जाएगा, 3 2 जा करोगे तो आंसर आएगा 6 प्लस आ जाएगा, 6 को -2 से करोगे तो आंसर आएगा -12। बेटा 6 + 6 करोगे तो आंसर आएगा +12 और साथ में लिखा है -12, +12 -12 कैंसिल, तो ए डॉट बी का जो आंसर आएगा मेरे पास वो ए डॉट बी का आंसर आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। आपको ये मैं प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ा कर आया हूँ, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, अगर एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। क्योंकि ये बात ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है कि भाई ए डॉट बी 0 के बराबर अगर आ जाए तो इसका मतलब एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। जब भी तो मैंने आपको कहा कि आपसे बोला गया ना एंगल निकाल के दिखाओ, तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब उसका एंगल कितना डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। अब पता नहीं आपको प्रॉपर्टी याद है नहीं याद, तो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा दूं, ये देखो मैंने लिखवाया भी था कि भाई ए डॉट बी 0 के बराबर होगा अगर एंगल 90 डिग्री हो यानी परपेंडिकुलर हो। तो प्रॉपर्टी लिखी हुई भी नजर आ रही है आपको टॉप पे सेकंड नंबर पे। वापसी एमसीक्यू की तरफ आते हैं। इन केस डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आता, इन केस अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आता तो फिर आप क्या करते, लेट्स सपोज ए डॉट बी का फॉर्मूला है मेरे पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब अगर आपसे बोल देता भाई एंगल निकाल के दिखाओ और ए डॉट बी 0 नहीं आता तो आप पहले ए डॉट बी निकाल चुके होते, फिर आप निकालते ए का मैग्नीट्यूड, फिर आप निकालते बी का मैग्नीट्यूड। याद है ना मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। फिर आप निकालते बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड आता है बी इज इक्वल टू रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। फिर तो इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट हो तो इस इक्वेशन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको ए डॉट बी पता चल जाता, आपको ए डॉट बी पता ए पता चल जाता, आपको बी पता चल जाता, तीनों चीजों की वैल्यू रखते और यहाँ से रख के कौन निकाल लेते, कॉस थीटा निकाल लेते। तो मैंने आपको ओवरव्यू कर दिया बेटा कि ए डॉट बी अगर निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालोगे। तो अगर एंगल 90 डिग्री नहीं आता और मतलब ए डॉट बी अगर 0 के बराबर नहीं आता तो फिर आप एक एक वैल्यू को पूरी अपनी जगह पे प्लेस करते और वैल्यूज प्लेस करने के बाद फिर उसका आंसर निकालते। तो एंगल से रिलेटेड सवाल था जो मैंने आपसे शेयर किया। इसी डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और सवाल मेरे पास है जो मैं अब आपको निकालने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ सवाल। सवाल जरा देखिए, सवाल को पढ़ते हो फिर मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊं। सवाल में आपसे कहा इफ अ फोर्स एफ, आपको फोर्स दे रहा है एफ, इज एक्टिंग अलोंग अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस फ्रॉम, दो ब्रैकेट आपको बता रहा है यहाँ से यहाँ आपने डिस्प्लेस किया और आपसे बोल रहा है वर्क निकाल के दिखाइए। बेटा वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट आर, एफ डॉट डी लिखो या एफ डॉट आर लिखो एक ही चीज होती है, एफ डॉट आर। मेरे पास एफ तो है, मसला है आर नहीं है, मैं आपको आर बनाना सिखाऊंगा, जरा देखिएगा। उसने कहा आपसे बॉडी, आपकी जो बॉडी डिस्प्लेस करी है वो इस ब्रैकेट से अगले वाले ब्रैकेट तक करी है। मैंने पहला ब्रैकेट लिखा 2 3 6, यहां से दूसरा ब्रैकेट नजर आ रहा है मुझे 3, दूसरा ब्रैकेट नजर आ रहा है 3 4 7। बेटा पहले वाले पॉइंट में से दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट्स को माइनस कर दो, तीनों में से बारी बारी करके माइनस करोगे, यानी पहला वाला पहले वाले में से माइनस होगा। ये देखो बेटा 3 में से 2 को माइनस करोगे, तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 1। दूसरे में से यानी दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस करोगे, एक मिनट थोड़ा एरर आ गया, सही कर दूं इसको। दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस करोगे, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो यहाँ भी आंसर आएगा 1। और तीसरे वाले में से तीसरे वाले को माइनस करोगे, 7 में से 6 को माइनस करोगे तो यहाँ भी आंसर आएगा 1। यानी दो ब्रैकेट्स अगर आपको दिए जाएं तो दोनों ब्रैकेट को इस तरीके से आप माइनस कर दोगे आपस में, यानी दूसरे वाले ब्रैकेट में से पहले वाले वेक्टर्स पहले वाले वैल्यूज को माइनस किया। अब इस ब्रैकेट को अगर वेक्टर की सूरत में लिखोगे, तीनों के तीनों 1 1 1 आ रहे हैं तो इसको लिखोगे 1i प्लस 1j प्लस 1k, क्योंकि पहला वाला शो करता है आई को, दूसरा वाला शो करता है जे को और तीसरा वाला शो करता है के को। अब देखो आपको मैंने जो चीज सिखाई वो पहले सिखाया आर बनाना, हो सकता है कि आपको वो सवाल में वर्क निकालने को दे ही ना, वो आपको सिर्फ बोले कि मुझे आर निकाल के दिखा दो, आपकी बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, ये भी आपसे बोल सकता है कि मुझे आर निकाल के दिखा दो। बहरहाल अब आपने वर्क निकालने के लिए वर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया। बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको सिखाया, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो। डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से प्लस जे वाला जे से प्लस के वाला के से। अब दोनों के आई और जे वाले जरा आई जे के वाले रखते हैं, एफ का आई वाला कौन है,
आप बोलेंगे सर एफ का आई वाला है 3 और आर का आई वाला है मेरे पास 1, एफ का जे वाला है मेरे पास 2 और आर का जे वाला है मेरे पास कौन 1। बेटा एफ का के वाला है मेरे पास कौन -3 और आर का के वाला है मेरे पास कौन 1 है। अब बारी बारी करके बेटा मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 करोगे 3 हो जाएगा, 2 1 करोगे 2 हो जाएगा और 3 1 3 करोगे प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा तो -3 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप बोलेंगे यस सर, +3 और -3 आपस में कैंसिल हो गए तो वर्क का आंसर कितना आ गया? यस सर, वर्क का आंसर आ गया मेरे पास कितना जूल्स, 2 जूल्स। तो करेक्ट आंसर बेटा मुझे मिल गया और करेक्ट आंसर जो मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 जूल्स इसका करेक्ट जवाब है। तो एमसीक्यू आपने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान सा एमसीक्यू था। अगर इस तरह का आए तो अब आपने क्योंकि लॉजिक सीख लिया तो बड़े आराम से आप एमसीक्यू कर सकते हो। एमसीक्यू को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे, अगला एमसीक्यू मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगला एमसीक्यू जरा देखिएगा। उसने कहा फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। आपको बोल रहा है वेक्टर ए और बी का परपेंडिकुलर वेक्टर बताइए। मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ, इसकी टेक्निक है क्या। कभी भी आपसे बोले वेक्टर परपेंडिकुलर निकालिए तो वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब होता है आंसर निकाल के दिखाओ ए क्रॉस बी। मैं आपको बेटा टेक्निक बता रहा हूँ, टेक्निक क्या बताई। अगर वो आपसे बोले कि क्या निकाल के दिखाओ वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब आप क्या निकालोगे, आप ए क्रॉस बी निकालोगे। क्यों? देखो ना मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये ए और बी, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है और बी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर होता है। बताया ना, जैसे या तो स्क्रीन से बाहर होगा या स्क्रीन से अंदर की तरफ होगा। इन दोनों वेक्टर्स के इस पॉइंट पे आप एक पेंसिल या पेन को रखो, जो पेन या पेंसिल बाहर की तरफ आ रही हो तो इस डायरेक्शन में भी आपका वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, या इस पेन या पेंसिल को इस डॉट पे दोबारा रखो और इस तरीके से रखना कि ये अंदर की तरफ जाए तो इस सूरत में भी ये परपेंडिकुलर होगा। ये मैंने जैसे शो कर रहा हूँ हाईलाइट करता हुआ कि भाई ये जो पॉइंट होगा ये इसके परपेंडिकुलर को शो करेगा। तो बात अब आपको बेटा समझनी है, बात को देखना है कि अगर वो आपसे बोले कि वेक्टर परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ। अब ए क्रॉस बी निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको आता होगा, मेडिकल वाले स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक दफा मैं करवा देता हूँ सॉल्व। देखो आप ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हो, आई जे के, पहले ए लिखा हुआ है तो ए के नंबर कौन कौन है, ए के नंबर है 2 3 6, तो आप इस तरीके से लिखोगे 2 3 6। अब बी के नंबर लिखो, बी के नंबर कौन है 3 2 और -2, तो नंबर आ जाएगा बेटा मेरे पास 3 2 और -2। तो मैंने लिख के लिखा है आई जे के 2 3 6 और 3 2 और -2। अब अगला स्टेप क्या करते हो, आपने आई लिखा छोटा डिटर्मिनेंट बना दिया, -j लिखा छोटा डिटर्मिनेंट बना दिया, प्लस के लिखा और फिर छोटा डिटर्मिनेंट बना दिया। तो छोटे डिटर्मिनेंट आपने ड्रॉ कर दिए। छोटे डिटर्मिनेंट ड्रॉ करने के बाद अब आप आई की रॉ और आई के कॉलम को छुपा दोगे तो जो नंबर बच गए वो नंबर तो लिख पाइए जरा कौन कौन से आ रहे हैं। सर नंबर आ रहा है 3 6 2 और -2। अब सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम जे वालों को छुपा दोगे तो कौन आ जाएगा, सर इसमें आ जाएगा 2 6 3 और -2। अब आप के वालों को छुपा दोगे बेटा, के वालों को छुपाओगे तो क्या आएगा, के वालों को छुपाओगे तो जाएगा 2 3 3 और 2। तो बिल्कुल सही का, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप जरा देखते हैं। आपने आई लिखा, ब्रैकेट बनाया और फर्स्ट दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। बेटा 3 को -2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा करोगे तो आंसर आएगा 6, साथ में साइन लगी हुई है माइनस की तो आप आंसर लिखोगे क्या -6। अब आप इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा करोगे 4। ये देखो ना मैंने लिखा -j, 2 को 2 से करोगे 2 2 जा -4 होगा तो -4 लिख दिया, ब्रैकेट आगे बंद कर दिया। फिर लिखा प्लस के, बेटा इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा हो जाएगा मेरे पास 4, यानी आपने पहले पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं रेड से दूसरे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बेटा 2 6 जा करोगे 12 आएगा, 6 2 जा करोगे या 2 6 जा करोगे आंसर 12 आएगा। अब जब सेकंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड वाले की आप साइन को चेंज कर देते हो, यानी आंसर प्लस में आएगा तो माइनस में लिखोगे, माइनस में आएगा तो प्लस में लिखोगे। जरा मल्टीप्लाई तो कराओ, 6 2 जा 12, आंसर प्लस में आ रहा है लेकिन आप लिखोगे किसमें, माइनस में। ये देखो अगला देखो, 6 3 जा 18, प्लस प्लस प्लस, आंसर प्लस में आ रहा है लेकिन आप लिखोगे माइनस में। बेटा ये बताओ 3 3 जा 9, आंसर प्लस में आ रहा है लेकिन आप लिखोगे माइनस में, यानी सेकंड वाले नंबर की बेटा साइन को चेंज करना है। ये बात मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सेकंड वाले नंबर की साइन को क्या करोगे, चेंज करोगे। अब आप इस ब्रैकेट को बेटा और सॉल्व करवा दो। ये देखो ए क्रॉस बी को जब आप सॉल्व करोगे, अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या आएगा -6 -12, तो आप बोलेंगे सर आंसर आएगा -18। सेकंड वाले को सॉल्व करवाओ बेटा जरा,
-4 -18, आंसर आएगा -22। और थर्ड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करवाओ बेटा, थर्ड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आएगा 4 -9, तो आंसर आएगा -5। अब इन नंबर्स को आप आई जे के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आई से मल्टीप्लाई करो, इसको जे से मल्टीप्लाई करो, इसको के से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर आंसर आएगा -18i +22j -5k। आप ऑप्शन को मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो मेरे पास कौन सा है? करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर निकालने का तरीका हो गया कि अगर आपसे बोले वेक्टर परपेंडिकुलर निकाल के दिखाओ, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी के ए क्रॉस बी निकालोगे, और ए क्रॉस बी निकालने का तरीका मैंने आपसे शेयर किया। तो अगर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुनो, और अगर आपको ये बात मुश्किल लग रही हो, तो आप इस लेक्चर को दोबारा से पीछे करके दोबारा से इस बात को सुनना, समझना, और फिर रेस्पॉन्ड करना कि हाँ भाई ये बात ऐसी होगी या नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट होगे तो फिर आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी किस तरीके से हमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल वालों का मैथ्स में इसमें इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। इंजीनियरिंग वालों को तो बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो मेडिकल वाले अगर इसको रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पर भी सुने, तो इसको पीछे करके दोबारा से बात को समझें और देखें कि हर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो ये मेरे पास ये 3 एमसीक्यू थे जो मैंने एमसीक्यू आपसे डिस्कस किए। इस एमसीक्यू को देखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक मेरे पास है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के प्रोजेक्शन को कैसे लिखते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, मैं आपको सारी चीजें बना के दिखाता हूँ, जरा देखिएगा और फिर रेस्पॉन्ड करेंगे कि क्या इसके जवाब आते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर, एक का नाम रखा मैंने बी, ए का नाम रखा मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब मैंने ए का प्रोजेक्शन बना के दिखाया बी के ऊपर। ये जो नजर आ रहा है बेटा, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये है मेरे पास वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। इसको ऐसे लिखेंगे ए बी का मतलब क्या है? ए का प्रोजेक्शन बी पे। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखने पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। ये देखो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, जो बच जाता है उसको आप बोलते हैं बेस। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया बेटा कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर है? बेस मुझे बताओ। तो बेस बराबर है सर, बेस बराबर है ए का पोजीशन बी पे। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेन्यूज पे वेक्टर ए आ रहा है, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे ए, और साथ में लिखा हुआ है कॉस थीटा। अब वो ए वहां कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी, या पलट के लिख देंगे ए बी का फॉर्मूला। ए बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा। तो मैंने जो आपको सिखाया है सबसे पहले, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला सिखाया कि ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मेरे पास कौन? ए कॉस थीटा। तो आपको बेटा एमसीक्यू के लिए लाजमी तौर पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर ये फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को देख के मुझे आइडिया हो गया कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। एमसीक्यू में आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। अब इस फॉर्मूले के साथ एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ए कॉस थीटा, मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बी के साथ, यानी बी से मल्टीप्लाई भी किया, बी से डिवाइड भी किया। ऊपर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कौन? आंसर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। नीचे आ जाएगा मेरे पास बी, जबकि लेफ्ट पे लिखा हुआ है ए का पोजीशन बी पे। अब आप गौर से देखो बेटा, ऊपर बन रहा है ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा किस चीज का फॉर्मूला होता है? मैं अगर आपसे पूछूं ए बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, तो आप यकीनन मुझे जवाब देंगे सर ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है किसका? ए डॉट बी का। जबकि नीचे कौन लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। तो ये सेकंड फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया। ये ए का पोजीशन बी पे सेकंड फॉर्मूला के ए का पोजीशन बी पे निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास ए डॉट बी, और नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो फॉर्मूला को मैं इधर यहाँ पे ओवरव्यू करने के लिए शॉर्ट करके अलग से लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। लेट सपोज आपको बोला जाए ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो फॉर्मूला इसका बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास कौन? ऊपर आ जाएगा मेरे पास डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्योंकि छोटा करके बी लिखा हुआ है ना, तो बी को नीचे ही लिखना, यानी बी का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं बेटा बी का पोजीशन ए पे, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? अब पूरा फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना, मैं आपको शॉर्ट तरीके से इसको निकालना सिखाऊं। देखो ऊपर तो यही आएगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर मेरे पास सेम आएगा ए डॉट बी। देखो अब बी का पोजीशन ए पे, छोटा करके नीचे ए लिखा हुआ है, तो नीचे ए आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बेटा सिखाया प्रोजेक्शन निकालने के तरीके, यानी ए का पोजीशन बी पे और बी का पोजीशन ए पे। अब अगर लेट सपोज आपको प्रोजेक्शन भी निकालने को दे, तो आप प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है 3i + 2j + 2k,
और वेक्टर बी मेरे पास है 2i प्लस 3j प्लस 6k, एक मेरे पास वेक्टर। अब इसका ए का पोजीशन बी पे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे सर, ऊपर आ जाएगा ए डॉट बी, नीचे आ जाएगा छोटा बी लिखा हुआ है तो बी का मैग्नीट्यूड। अब ऊपर ए डॉट बी कैसे निकालोगे? ए डॉट बी का तरीका होता है आई वाला आई से, प्लस जे वाला जे से, प्लस के वाला के से, और नीचे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। अब जल्दी से मुझे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के निकाल के दिखाओ। देखो आई वाला 3 2 2 3, के वाला है 2 6, जबकि नीचे बी का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का तरीका रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर, तो बी का आई वाला है 2, बेटा बी का जे वाला है 3, बी का के वाला है 6। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व कर लो। बेटा ऊपर 3 को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6 टू द 12, और नीचे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। ऊपर जब आप इन सबको प्लस करोगे तो 24 आएगा, और नीचे जब इनको प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 49। 49 का रूट लोगे तो 7 हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन का आपके पास आंसर आ गया, जो मैंने आपको आंसर लिख के दिखाया बेटा। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन भी आपको निकालने को दे सकता है। ये तो मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही कर लिया, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू करने के लिए फॉर्मूले ही बता रहा था, लेकिन सॉल्यूशन भी अब आपके सामने आ गया। तो इस प्रोजेक्शन की बात को देख के भी आगे बढ़ेंगे। अब उम्मीद करते हैं आपको बात क्लियर हो गई होगी। प्रोजेक्शन वाली बात को देख के आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं हम। अब लिखा है मेरे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का तरीका। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाएगा? तो मैं आपको बताऊं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालने का तरीका। बेटा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, ये इसका फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन इस फॉर्मूले में बेटा एक छोटा सा और आप इजाफा करते हो, इस फॉर्मूले में प्लस माइनस का साइन लगाते हो, क्योंकि याद है ना आपके पास ए क्रॉस बी आउटवर्ड भी हो, पर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। याद है ना, आपका आंसर या तो आउट ऑफ द प्लेन भी आता है बाहर की तरफ भी, या फिर इनटू द प्लेन आता है अंदर की तरफ भी। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको सिखाना चाहिए, थोड़ा सा तो आप खुद भी मेहनत करोगे। देखो ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी तो आपको आता है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो? ए क्रॉस बी आप निकालते हो डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। ऐसे लिखते हो आई जे के, आई ए के नंबर लिखोगे, बी के नंबर लिखोगे, और इसको डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व कर लोगे, तो ऊपर तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो क्या होता है? रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में अब आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, और लास्ट के अंदर आके इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो आप एक काम करना, ये आपका एक टास्क के तौर पे होमवर्क हो गया कि आप इन दोनों वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालोगे। मैं लेट सपोज वेक्टर्स आपको दे रहा हूँ। वेक्टर मैंने दिया 2i माइनस 2j प्लस के, और वेक्टर बी मैंने आपको दिया i प्लस 2j प्लस 3k। आपका काम है इसका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना, और निकाल के चेक करना आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ये अब आप लोग का टास्क हो गया। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर की भी मैंने आपसे थोड़ी बात कर ली। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर के बाद अब जो मेरे पास अगली चीज नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला आप पढ़ कर आए हो, जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, वो ये पढ़ा है। क्या लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला? तो आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी आप क्या काम करोगे? आप सबसे पहले निकालोगे ए क्रॉस बी, जैसे आपने पहले यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर में किया, कि पहले आप निकालोगे ए क्रॉस बी, और फिर इस ए क्रॉस बी का क्या निकाल लोगे? मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। तो यही बात आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। इस तरीके से आप उसका एरिया निकाल सकते हो। सिमिलरली फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
यानी सेम फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ना वही सेम फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में जिस चीज का इजाफा हो रहा है वो मेरे पास हाफ है। यानी पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आ रहा, जबकि ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। जबकि थर्ड नंबर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वही एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का होता है, इसका फॉर्मूला भी सेम है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के साथ साथ जो अगर मैं आपको बताऊं शेप्स के नाम, पैरेललोग्राम आपके पास है स्क्वायर पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर एंड देन रोम्बस। बेटा ये चार जो शेप्स के नाम लिखे, ये पैरेललोग्राम की शेप ये होती है जो मैंने बना के दिखाई है पैरेललोग्राम। ये शेप होती है मेरे पास रेक्टेंगल की, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये शेप होती है मेरे पास स्क्वायर की, और ये शेप होती है मेरे पास रोम्बस की। बेटा चार जो चीजें नजर आ रही चारों के चारों फॉर्मूले सेम है। कुछ भी निकालने को बोले, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोले, रेक्टेंगल बोले, स्क्वायर बोले, रोम्बस बोले, चारों की चारों चीजें बेटा सेम है। ये चारों जो चीजें नजर आ रही हैं चारों की चारों चीजें आपके पास सेम होंगी, यानी चारों के फॉर्मूले यही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं इस पे स्टार बना देता हूँ, यानी स्टार से स्टार मैच हो जाएगा कि ये चारों के चारों फॉर्मूले सेम होंगे, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, सबके लिए आप क्या निकालोगे बेटा, सबके लिए आप क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही निकालोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने आपको सिखा दिया बेटा एरिया निकालने का तरीका। अब आपको देखो आता है ए क्रॉस बी भी निकालना आता है, ए क्रॉस बी निकालते हो आई जे के मेथड से, और उसका मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक छोटा सा एमसीक्यू मेरे पास है, छोटा सा एमसीक्यू तो नहीं, बड़ा टेक्निकल किस्म का एमसीक्यू है, एमसीक्यू खुद मैंने बनाया, तो एमसीक्यू मैं आपसे शेयर करता हूँ। एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू में आपसे कह रहा है द फॉलोइंग वेक्टर रिप्रेजेंट विच शेप, इसमें से वेक्टर आपको कौन सी शेप बता रहा है, मतलब वेक्टर्स को देख के आपको डिसाइड करके बताना है कि कौन सी शेप है। वेक्टर ए के अल्फाबेट्स आपको बता रहा है आई जे के की सूरत में, वेक्टर बी के आपको बता रहा है कंपोनेंट्स आई जे के की सूरत में, और अब आप वेक्टर को डिसाइड करके बताओगे कौन सा वेक्टर है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ी सी शेप्स बना के दिखा दूं, शेप्स के बारे में बता दूं। देखो ये रेक्टेंगल है, और इसी रेक्टेंगल को अगर आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो, इसी रेक्टेंगल को अगर आप टिल्ट कर दोगे तो ये आपके पास पैरेललोग्राम बन जाएगा। अच्छा ये जो शेप नजर आ रही है मेरे पास सेकंड नंबर पे मैंने बनाई, ये मेरे पास स्क्वायर, इसी स्क्वायर को अगर आप हल्का सा टिल्ट कर दोगे, ये शेप मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है कौन सा, रोम्बस। लिखना चाहो तो लिख भी लो, ये मेरे पास रेक्टेंगल, ये मेरे पास पैरेललोग्राम, ये नजर आ रहा है मुझे स्क्वायर, और ये मुझे नजर आ रहा है रोम्बस। अब आप इनके अंदर जरा फर्क देखो, फर्क क्या है। देखो फर्क इसके अंदर, ये स्क्वायर के अंदर जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, स्क्वायर के अंदर आप साइड्स देखोगे ये चारों साइड्स आपके पास इक्वल है, चारों साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं स्क्वायर के अंदर। जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो साइड्स अलग अलग वाली अपोजिट वाली इक्वल होती हैं, यानी ऑल्टरनेटिव नजर आ रहा है, जैसे रेक्टेंगल में लेफ्ट राइट वाली इक्वल नजर आ रही है और अप और डाउन वाली इक्वल नजर आ रही है। तो आप एक काम करना, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए इसका मतलब या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रोम्बस होगा। मैंने आपको हिंट क्या दी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलो मैं मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लेता हूँ। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जल्दी से निकालो, क्या आएगा, रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको जबानी सॉल्व करके मुझे बता दो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो अगर मैं इसको जबानी करना चाहूँ, 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, और 4 का स्क्वायर करूंगा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा
16 प्लस 16 32, 32 प्लस 2 करूंगा 36, 36 का रूट लूंगा तो आंसर 6 आ जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके देख लेना, मेडिकल वाले वो लिख लिख के कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट करके अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकलवाइएगा जरा। रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास 6 आ रहा है, तो आपको एक बात तो पता चल गई कि सर दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, लेंथ सेम है, इसका मतलब रेक्टेंगल नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। बात को समझिएगा जरा, देखो बात को समझ रहे हो ना आप लोग कि मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ। भाई दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग आए, एक दो सॉरी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम आए एक जैसे, यानी दोनों साइड्स इसकी इक्वल बनी हुई है, यानी जो वेक्टर ए है वही वेक्टर बी है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कौन सा वाला होगा ये अब आपको डिसाइड करना है। इसको डिसाइड करने के लिए बेटा कि इसका क्या होगा, इसको डिसाइड करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करोगे। डॉट प्रोडक्ट जरा निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकलवाइएगा, मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना। ए डॉट बी निकालने का तरीका, आई वाला आई से प्लस जे वाला जे से प्लस के वाला के से, जरा रखवाइएगा। आई वाले कौन कौन है, 4 4, जे वाले कौन कौन है, 2 2, और के वाले कौन कौन है, 4 -4, मल्टीप्लाई कराइए, 4 4 जा 16, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा मेरे पास -16। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करवा दीजिए, +16 से -16 कैंसिल, तो ए डॉट बी का जो आंसर आया मेरे पास वो ए डॉट बी का आंसर आया 4, यानी ए डॉट बी 0 के बराबर नहीं आ रहा। मैंने ये बात को हाईलाइट किया जरा, ए डॉट बी 0 के बराबर नहीं आ रहा। अगर ए डॉट बी 0 के बराबर आ जाता, अगर ए डॉट बी 0 के बराबर आ जाता, तो आप तो ये बात पहले से पढ़कर आए हुए हो कि अगर ए डॉट बी 0 के बराबर आता तो एंगल कितना डिग्री हो जाता मेरे पास, एंगल हो जाता 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, क्या एंगल 0 के बराबर आया। आप बोलेंगे सर एंगल 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। भाई आपके सामने है ना, ए डॉट बी का आंसर कितना आ रहा है, ए डॉट बी का आंसर आ रहा है मेरे पास 4। ए डॉट बी का आंसर 4 आया, ए डॉट बी का आंसर 4 आने का मतलब 0 के बराबर नहीं आ रहा, और अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो एंगल 90 नहीं है, और अगर एंगल 90 नहीं है तो अब स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी ये जो शेप बन रही है मेरे पास, वो शेप कौन सी बन रही है, रोम्बस बन रही है। तो करेक्ट जवाब मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर बी, यानी ये रोम्बस है। तो इतना लॉजिकल एमसीक्यू अगर आपके पास आ गया तो मेरा नहीं ख्याल कि आप टेस्ट फिर पास कर सकोगे। ये एमसीक्यू मैंने खुद बनाया, किसी बुक से कॉपी नहीं किया, मुझे आपको लॉजिक समझानी थी कि किस किस तरीके से आप उस शेप्स को पहचान सकते हो। तो अब आपके लिए मैं बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, आप सिर्फ ये चारों शेप्स के नाम याद करो कि कौन कौन सी शेप होती है, चारों के एरिया निकालना आना चाहिए, और मैंने आपको ये फाइंड आउट करना सिखा दिया कि आप कैसे पहचानोगे कि वो कौन सी शेप बन रही है। पहले मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे, अगर मैग्नीट्यूड बराबर आ गया तो स्क्वायर और रोम्बस होगा, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं आया तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होगा। फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखोगे, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो 90 डिग्री वाला होगा, और 0 नहीं आया तो 90 डिग्री वाला नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं एमसीक्यू ये एमसीक्यू समझाया क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसमें इश्यू आ रहा हो तो फिर दोबारा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने हो तो थोड़ा सा रिवाइज करके बात को रिपीट कर लेना कि मैंने क्या बातें आपको बताई। इस बात को देख के आगे बढ़ेंगे, इस एमसीक्यू को ओवरव्यू करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगला एमसीक्यू बड़ा आसान सा एमसीक्यू है, आपसे बोल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए। और क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा एक क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका तो डिटर्मिनेंट वाले तरीके से होता है कि आई जे के, यहाँ विदाउट डिटर्मिनेंट भी आप निकाल सकते हो। विदाउट डिटर्मिनेंट फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। आपको ए की वैल्यू बता रहा है 3, ये रही ए की वैल्यू, आपको बी की वैल्यू बता रहा है 4, आपके पास है बी की वैल्यू मौजूद, ए मिल गया बी मिल गया, जबकि एंगल आपको दो दे रहा है। एक एंगल दे रहा है 30 डिग्री, एक एंगल दे रहा है 60 डिग्री। तो आप पहला काम करोगे, दोनों एंगल को माइनस करके एक सिंगल एंगल निकालोगे, यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करोगे। 60 में से 30 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, यानी एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब आप ए की जगह पे रखोगे 3, बी की जगह पे रखोगे 4, साथ में आ जाएगा साइन 30। बेटा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 12, साइन 30 की वैल्यू ये आपने निकालना सीखी हुई ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है √0 1 2 3 4, डिवाइड में 2 आता है। नंबर्स कौन सा किसको शो करता है, 0 डिग्री, ये शो करता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे जो अब मैं पहले ही मुझे मिल गया 30 डिग्री पे 1 आ रहा है, √1/2, तो ये बन जाएगा √1/2। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिलेशन करवा दीजिए,
कैंसिलेशन करवाओगे, 2 1 द 2, 2 6 द 12 और 6 को अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा, यानी 6 आएगा। तो करेक्ट जवाब मिल गया मुझे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 6। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक और ऑल्टरनेटिव वे था जो मेरे पास मौजूद था, मैंने आपसे शेयर कर दिया। यानी डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हो आई जे के से, और ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद लास्ट टॉपिक है मेरे पास वेक्टर से रिलेटेड, और ये टॉपिक का नाम है मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस। आपका लेट्स सपोज एक वेक्टर मैंने बनाया आपके सामने, ये वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। इस वेक्टर ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया। ये 3 एक्सेस होते हैं, एक एक्स कहला रहा है, मैं मेंशन करके दिखाऊं, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको एक्स। एक मैंने एंगल बनाया, ये एंगल बेटा बना हुआ नजर आ रहा है वाई। और एक और मैं एंगल आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये जो एंगल नजर आ रहा है ये है जेड। यानी आपके पास हो गया बेटा एक्स एक्सिस, आपके पास हो गया वाई एक्सिस, आपके पास हो गया जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस में वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसका नाम रखते हो अल्फा, वो एंगल जो वाई के साथ बन रहा है उसका नाम रखते हो बीटा, और वो एंगल जो जेड के साथ बन रहा है उसका नाम रखते हो आप गामा। यानी एंगल्स के नाम रख के बताए अल्फा बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हो मुझे ये आपको सिखाना है। सबसे पहला काम करोगे, जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। जो वेक्टर नजर आ रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका लिखा हुआ है रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर, आई वाले का मतलब 3 का स्क्वायर, जे वाले का मतलब -6 का स्क्वायर, और के वाले का मतलब 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तीनों को प्लस किया तो आंसर आया 49, और 49 का रूट लिया तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। अब अल्फा बीटा गामा कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज मुझे कॉस अल्फा चाहिए, बेटा हर फॉर्मूले में नीचे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चाहे कॉस अल्फा हो, ये देखो नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बीटा हो मैग्नीट्यूड, गामा हो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो तीनों के फॉर्मूले सेम बने हुए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों के फॉर्मूलों में नीचे मैग्नीट्यूड आ रहा है। जबकि ऊपर देखो अल्फा एक्स के साथ एंगल था तो आपने लिख दिया ए एक्स, बीटा वाई के साथ एंगल था तो आपने लिख दिया ए वाई, गामा जेड के साथ एंगल था तो आपने क्या लिख दिया, ए जेड लिख दिया। तो मेरे ख्याल में फॉर्मूले तो आपको बनाने आ रहे होंगे बेटा। फॉर्मूले देखो ना, कॉस अल्फा आ रहा है तो नीचे मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा आ रहा है मैग्नीट्यूड, कॉस गामा आ रहा है मैग्नीट्यूड। अल्फा एक्स के साथ एंगल होता है तो ए एक्स, बीटा वाई के साथ एंगल होता है तो ए वाई, गामा जेड के साथ एंगल होता है तो ए जेड। तो आपने ऊपर लिखा ए एक्स ए वाई ए जेड और नीचे इन तीनों के मैग्नीट्यूड आ गए। अब आप देखो बेटा ए एक्स ए वाई ए जेड तो आपके पास आ गया। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करोगे। अब देखो नीचे तो ए का मैग्नीट्यूड आपके पास 7 आ गया, ए एक्स की वैल्यू देखो वेक्टर में जो आई लिखा हुआ है, आई का मतलब होता है एक्स, तो एक्स वाली वैल्यू 3 नजर आ रही है, तो आपने ए एक्स की जगह पे कौन रख दिया, 3 रख दिया। देखो जे का मतलब होता है वाई, तो ए वाई की वैल्यू, वाई में वैल्यू कौन नजर आ रही है, जे के साथ -6 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, वाई के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है -6। तो आपने देखो ए वाई में कौन लिख दिया, -6 लिख दिया। देखो ए के मैग्नीट्यूड में तो 7 आ गया और ए वाई में कौन आ गया, -6 आ गया। जबकि गामा में देखो मैग्नीट्यूड तो 7 है, जबकि ए जेड मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर के का मतलब होता है जेड, तो जेड के साथ जो नंबर लिखा है वो 2 लिखा हुआ है, तो ए जेड की जगह पे कौन आ गया, 2 आ गया। तो मैंने आपको नंबर्स लिखने सिखा दिए, तीनों के कॉस वहां पे जाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स अल्फा का कॉस इनवर्स निकाल लोगे, बीटा का कॉस इनवर्स निकाल लोगे, गामा का कॉस इनवर्स निकाल लोगे। तो मैंने ओवरव्यू कर दिया आपको, या वैल्यूज निकाल के आंसर देख लेना, आंसर कितने कितने आ रहे हैं आपके सामने। आप एक काम करना, अल्फा का भी आंसर निकाल के यहाँ पे लिखना कितना डिग्री आ रहा है, बीटा का आंसर निकाल के देखना कितना डिग्री आ रहा है, और गामा का आंसर निकाल के देखना कितना डिग्री आ रहा है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से ही सॉल्व, विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकोगे, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना, अल्फा बीटा और गामा तीनों के आंसर्स निकाल के चेक करना। तो फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए, कॉस अल्फा का फॉर्मूला, कॉस बीटा का फॉर्मूला, कॉस गामा का फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड लास्ट एमसीक्यू मेरे पास है, जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस एमसीक्यू को देखिएगा और एमसीक्यू का मैं आंसर बताऊंगा आपको, जरा आंसर देखते हैं। उसने कहा आपसे a 2D वेक्टर which makes an angle of 45 डिग्री with x एक्सिस। आपका एक वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है। मैंने x एक्सिस लिखा, y एक्सिस लिखा, अपना वेक्टर बनाया। मेरा वेक्टर का नाम लेट सपोज वेक्टर है, इसका एंगल 45 डिग्री x एक्सिस के साथ है। तो मुझे बताओ y के साथ भी एंगल कितना होगा। आप बोलेंगे सर पूरा एंगल होता है 90, 90 में से अगर 45 माइनस करोगी तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री दोनों हो गए। अब दोनों का मतलब ये है कि सर एक मुझे मिल गया अल्फा, क्योंकि x के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा कहलाता है। मुझे एंगल मिल गया y के साथ, तो y के साथ जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। अच्छा जी सर, एंगल तो मिल गए। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, हैविंग मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, मैग्नीट्यूड का मतलब ए की वैल्यू दे रहा है। देखो मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके होते हैं,
या तो आप वेक्टर ए लिख रहे हो, मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके, या तो आप ए लिखो और इसको मॉड में करके लिख दो तो ये भी मैग्नीट्यूड है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर मॉड नहीं लगाना चाह रहे, आप सिर्फ ए लिख दो। ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, ये दोनों चीजें मैग्नीट्यूड को शो करेंगी। आपसे बोल रहा है वेक्टर बना के दिखाओ। अब मैं वेक्टर बना के दिखाऊंगा, पहले मैं आपसे कुछ फॉर्मूले पूछ रहा हूँ, जरा फॉर्मूले मुझे बताइएगा। वेक्टर तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी है, एमसीक्यू समझना है, फिर उसको मैं वाइंड अप करूंगा। देखो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या था, कॉस अल्फा का फॉर्मूला बोलेंगे सर ए एक्स अपॉन ए बन जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स, और ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। सिमिलरली ए एक्स को देखते हुए ए वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए वाई का फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे सर ए एक्स बना लिया, ए वाई भी बना लेते, कोई मसले की बात नहीं। ये देखो ए वाई में बना के दिखा रहा हूँ, ए वाई जरा देखिएगा, बन जाएगा कॉस बीटा का फॉर्मूला, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। बेटा ए कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई, पलट के लिख दोगे ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। मेरे पास ए एक्स आ गया, मेरे पास ए वाई आ गया। दोनों वैल्यूज को देखने के बाद अब मैं आपको वेक्टर निकालना सिखा रहा हूँ, वेक्टर कैसे बनाओगे। बेटा वेक्टर बनाने का फॉर्मूला ये है, वेक्टर बनाना है तो आपको ए एक्स की वैल्यू पता हो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ए एक्स और ए वाई निकालना है। देखो ना ए एक्स कैसे निकालोगे, जरा ए एक्स यहाँ पे निकलवाओ ना मुझे। देखो ए की जगह पे कौन आएगा सर, ए की जगह पे आ जाएगा टू, साथ में आ जाएगा कॉस 45। यहाँ पे भी ए वाई निकालना है तो ए वाई में हो जाएगा मेरे पास कौन, ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास टू, और ये हो जाएगा कॉस 45। एक काम करो कैलकुलेटर से डायरेक्ट टू को कॉस 45 से मल्टीप्लाई कर दो, या कॉस 45 निकाल के चेक कर लो। बेटा कॉस 45 का आंसर आता है अंडर रूट टू अपॉन टू। वो टेक्निक जो मैंने सिखाई हुई है ना, 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0, उससे निकाल लेना, अंडर रूट टू अपॉन टू आएगा। अंडर रूट टू अपॉन टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सिर्फ अंडर रूट टू बचता है। तो ए एक्स का आंसर आ जाएगा अंडर रूट टू, ए वाई का आंसर आ जाएगा अंडर रूट टू। अब पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो मैं लिख के दिखा दूंगी। देखो ए एक्स का आंसर लिखा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू टू कॉस 45, ये रहा टू कॉस 45 होता है अंडर रूट टू अपॉन टू। बेटा टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कौन, अंडर रूट टू आ जाएगी। तो ए एक्स की वैल्यू मुझे मिली अंडर रूट टू, सिमिलरली ए वाई की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट टू। तो वेक्टर ए मैंने बना के देखा बेटा, वेक्टर ए मेरा क्या बन रहा है, वेक्टर ए मेरे पास बन रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू आई प्लस अंडर रूट टू जे। तो करेक्ट जवाब मिल गया मुझे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। तो इंतहाई लॉजिकल सवाल कि आपको अगर इस तरीके से एंगल और मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो तो कैसे सॉल्व करोगे। इस एमसीक्यू को एक दफा दोबारा से समझना और अपने आप को खुद समझाना के बाद आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ये एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस तरह का भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मुश्किल से मैंने आपको बिल्कुल आसान से पढ़ाना शुरू किया कि वेक्टर क्या, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक एग्जाम्पल, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक मैं आपको लेकर आया कि किस किस तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एमसीक्यू क्लियर हो गए होंगे और चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हुआ, चैप्टर को वाइंड अप करते हैं।